केंद्र सरकार आज से देश के हर राज्य में 18 साल से ऊपर की उम्र के सभी लोगों के लिए फ्री वैक्सीन मुहैया करवा रही है। ये वैक्सीन केंद्र राज्य सरकारों को फ्री में देगी। वैक्सीन उत्पादन का 75% हिस्सा केंद्र सरकार खुद ही खरीदेगी। बाकी 25% वैक्सीन प्राइवेट अस्पताल सीधे कंपनियों से खरीद सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह इस मौके पर अहमदाबाद के एक सेंटर में पहुंचे, तो वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा दिल्ली के आरएमएल अस्पताल पहुंचे और फ्री वैक्सीनेशन प्रोग्राम में हिस्सा लिया। पिछले कुछ दिनों से लगातार केंद्र सरकार पर इस बात के आरोप लग रहे थे कि वैक्सीनेशन की ड्राइव को उतनी तेजी से नहीं चलाया जा रहा जितनी जरूरत है। दुनिया का सबसे बड़ा फ्री वैक्सीनेशन अभियान आज से पूरे भारत में शुरू हो गया। देश के कोने कोने से हमारे संवाददाताओं की रिपोर्ट देखिए। वैक्सीनेशन अभियान आज से शुरू हो रहा है, जो कि पूरी तरह से मुफ्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा की थी और आप देख सकते हैं दिल्ली में नहीं पूरे देश भर में इस तरीके के बीजेपी ने इस तरह के कैंप लगाए हैं। जगह जगह लोगों को वैक्सीन के लिए कोई दिक्कत ना आए, परेशानी ना आए। आप लोग यहाँ पर कब से बैठे हैं? हम सुबह 10 बजे से बैठे हैं, जब से कैंप स्टार्ट हुआ है। और यहाँ पे जितने भी लोग आ रहे हैं उनको हम हेल्प करते हैं वैक्सीनेशन लगवाने में भी और रजिस्ट्रेशन करने में भी। और उनके कोई क्वेश्चन सवाल होते हैं उनको भी हम थोड़ा सा बता देते हैं। कई लोग वैक्सीन लगवाने के लिए वैक्सीन यहाँ पर उपलब्ध है। कौन सा वैक्सीन यहाँ पर लगाया जाए? यहाँ पे कोवैक्सीन लग रही है अभी आज के तारीख में, तो यहाँ सेकेंड डोज लग रही है 18+ और 45+ दोनों को। फर्स्ट डोज आज नहीं है, उसके लिए एक आध दिन में आ जाएगी तो यहाँ शुरू हो जाएगी। बट आज सेकेंड डोज लग रही है। कोई भी एज ग्रुप है 18+ और 45+ उनको जा रहे कि रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं, सीधे कोई भी आ सकता है, कभी भी करा रखी है वो तो ठीक है। जो नहीं उनको आधार कार्ड जाके वहाँ दिखाते हैं, उसी वक्त लगा रहे हैं। कितने लोग अभी तक सुबह से आ चुके हैं अंदाजा? अभी तक मेरे हिसाब से यहाँ 100 से ऊपर लोग आ चुके हैं। 100 से ज्यादा लोग आ चुके हैं। आप भी यहाँ पर बैठे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता के नाते, किस तरीके से आप लोगों की मदद कर पा रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही हम एक तो रजिस्ट्रेशन करते हैं यहाँ पे, जिसने रजिस्टर किया उसके लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं। अगर कोई रजिस्टर करके रजिस्ट्रेशन तो खत्म हो चुका है। नहीं, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्होंने रजिस्टर कर दिया होता है। उनको हम ये बताते हैं कि आपने कहाँ जाना है, कौन से गेट से एंट्री करनी है, कहाँ से यहाँ से अब आगे कैसे जाना है। और कुछ लोगों को हम मोटिवेट भी करते हैं कि वैक्सीन लगाओ। बहुत सारे लोग हमारे डाउट लेकर आते हैं कि हमको वैक्सीन लगानी चाहिए, साइड इफेक्ट तो नहीं होगा, हमारे को बीमारी तो नहीं हो जाएगी। बीमार तो हम उनको समझाते हैं कि ऐसा नहीं है और आप लगवाओ और 4 और लोगों को लेकर आओ हमारे पास। बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर नजर आ रहे हैं और बीजेपी के कार्यकर्ता हर जगह पर इस तरीके से लोगों को आकर के मोटिवेट कर रहे हैं, उनको वैक्सीन लगवाने में उनकी सहायता कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। एक तरफ जहां मुंबई में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू है, वहीं तीसरी वेव का खतरा कोरोना का जारी है। हालांकि वैक्सीनेशन ड्राइव अभी भी काफी ज्यादा स्लो चल रही है। इसी बीच में सेंट्रल यानी कि केंद्र गवर्नमेंट का ये कहना है कि 18 के ऊपर जो लोग हैं उनका वैक्सीनेशन प्रायोरिटी पे किया जाए, जिससे कि थर्ड वेव के खतरे को टाला जा सके। हालांकि बात अगर आर्थिक राजधानी मुंबई की जाए तो मुंबई में अभी भी बहुत ही सीमित वैक्सीनेशन सेंटर्स पर लोगों को जाकर राहत से वैक्सीन मिल पा रही है, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड वैक्सीन के डोजेज हर एक सेंटर को दिए जाते हैं, जिसमें सेकेंड डोज और फर्स्ट डोज दोनों ही कैटेगरी को वैक्सीन का टीका दिया जाता है। बता दें कि कुछ दिनों पहले ही महाराष्ट्र प्रशासन ने 18+ के जो लोग हैं उस कैटेगरी का वैक्सीनेशन यानी कि टीकाकरण रोक दिया था। लेकिन अब दोबारा से आज मुंबई में 30 से 40 वर्ष की आयु के बीच में जो लोग आते हैं उन्हें वैक्सीन का टीका फिर से लग सकेगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद। 18 से ज्यादा उम्र वालों के लिए पूरे विश्व की सबसे बड़ी फ्री वैक्सीनेशन ड्राइव आज से भारत में शुरू हो गई है। मेरे साथ खास मेहमान इस वक्त लगातार जुड़े हुए हैं। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर अस्मिता मेहता जुड़ी हुई हैं, जो कि रेस्पिरेटरी मेडिसिन डिपार्टमेंट की एचओडी हैं अमृता अस्पताल कोच्चि से। डॉक्टर अस्मिता, 18 साल से ज्यादा लोगों के लिए फ्री वैक्सीनेशन ड्राइव, यानी एक तरीके से लोगों को प्रमोट करना, लोगों को एक तो ये बताना जरूरी कि वैक्सीनेशन ही हल है, दूसरा ये ड्राइव कितना बड़ा फर्क, कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट करेगी जो हालात पहले थे और जो अब हम आगे देख सकते हैं। किस मामले में आप पूछ रहे हो? कोविड इन्फेक्शन के रेट के मामले में या दोनों ही? कोविड से जुड़े हुए दोनों ही चीजों में, अगर इन्फेक्शन रेट की बात की जाए या अगर थर्ड वेव की बात की जाए, अगर 18 साल से ज्यादा लोगों के एक बड़े हिस्से को वैक्सीनेट तेजी से किया जाता है तो कितना बड़ा असर डाल देगा? बहुत बड़ा असर डालेगा, क्योंकि जो हमने सेकंड वेव में देखा है और जिस तरह से डेटा अराउंड द वर्ल्ड से भी आ रहे हैं कि जिस तरह से सेकंड वेव में जिन लोगों ने भी वैक्सीन लिया था उनको ना तो सीवियर कोविड हुआ है
और कई कई लोगों को तो हॉस्पिटलाइजेशन की भी जरूरत नहीं पड़ी है। तो दिस इज अवर ओनली वेपन। यदि आप थर्ड वेव एक बैटल समझ ले तो ये आपका ओनली हथियार है जिससे आप लड़ सकोगे। और मैं तो सोच रही हूँ कि हम जितना जल्दी ये अचीव कर सकेंगे उतना ही चांसेस है कि हम थर्ड वेव को बहुत ही फ्लैटन कर सके। अभी हम देखते हैं कि फर्स्ट वेव छोटा था, सेकंड वेव ऑलमोस्ट डबल हो गया। यदि हम थर्ड वेव को थोड़ा फ्लैटन या फिर ब्लंटेड करना चाहते हैं तो वो हम सबके हाथ में है, हमारी भारत की जनता के हाथ में है कि वो बहुत ही सीरियसली ले इस मामले को और जितना जल्दी वैक्सीनेट कर सके खुद को करा ले। डॉक्टर अस्मिता, हम लगातार तमाम एक्सपर्ट से इस बारे में सुनते रहे हैं कि वायरस अपना म्यूटेट होकर खुद को बदल रहा है। वेरिएंट ऑफ कंसर्न और वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट को लेकर आम आदमी तो उतना नहीं समझ पाता, लेकिन जो मेडिकल फ्रेटर्निटी है वो अच्छी तरह से समझती है। अगर हम वेरिएंट ऑफ कंसर्न में डेल्टा को मानते हैं, डेल्टा प्लस को अभी वेरिएंट ऑफ कंसर्न में नहीं रखा गया है, क्या माने आगे जाकर ये वायरस हल्का पड़ेगा या ये वायरस और ज्यादा डेडली हो सकता है म्यूटेट होके? उसके बारे में हमें अभी तक पूरी जानकारी नहीं है। वेरिएंट ऑफ कंसर्न इसलिए सेकंड वेव को या डेल्टा वेव को बोला गया था क्योंकि ये जो 1617.2 जिसको डेल्टा वेव बोलते हैं वो जो आया था उसकी कंटीजियनेसी लाइक इन्फेक्शन रेट 50% से भी ज्यादा था और मोर्टालिटी भी ऑलमोस्ट 50% से भी ज्यादा थी। और वो वैक्सीनेटेड लोगों में ऑलमोस्ट 70, यदि फर्स्ट वेव में वैक्सीन का इफेक्ट 92% फाइजर वैक्सीन में दिख रहा था तो इसमें 72% दिख रहा था। तो वो सारे इफेक्ट बहुत कम कर लेती थी। उसमें क्या हुआ था कि वो जो स्पाइक प्रोटीन है वो उन्होंने उसमें जो वायरस म्यूटेट हुआ उससे क्या होता था कि वो पर्टिकुलर प्रोटीन में कुछ बदलाव आ गया जिससे वो बॉडी में ज्यादा समय तक रहने लगा, उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते थे और उसका मल्टीप्लिकेशन भी बढ़ गया था। यदि ऐसा कोई चेंजेस डेल्टा प्लस में भी जानने को मिल जाए या फिर ऐसा कुछ होता है कि जिससे वो बॉडी में ज्यादा देर तक रहने लगे या फिर उसको रिमूव करना मुश्किल हो जाए या फिर वो जो स्पाइक प्रोटीन जिसपे वैक्सीन इफेक्ट करता है वो भी रिमूव हो जाए, तो ये सारी चीजें हैं जिससे डेल्टा प्लस वेरिएंट ऑफ कंसर्न हो सकता है। डॉक्टर अस्मिता, एक बड़ा कंसर्न है बच्चों को लेकर, थर्ड वेव और बच्चों को लेकर एक बड़ा कंसर्न है। मैं आपसे थोड़ा सा डिटेल में जवाब चाहूंगा। जब पहली वेव शुरू हुई थी लास्ट ईयर करीब मार्च के बाद से जब ये शुरुआत हो गई थी तब बहुत ज्यादा थ्रोट पर असर पड़ता था और उसके चलते लोगों को तमाम दिक्कतें होती थी। लेकिन सेकेंड वेव की बात आई तो लंग्स बहुत ज्यादा इफेक्टेड हुए और उसके चलते लोगों को प्रॉब्लम हुई। अब अगर थर्ड वेव हम उम्मीद कर रहे हैं तो इसमें शरीर के क्या वायरस जितना म्यूटेट कर चुका है, क्या और कोई शरीर का हिस्सा ये वायरस डैमेज करने की कोशिश कर सकता है या करेगा, और बच्चों पर कितना असर होगा? क्या जो बातें आ रही हैं वो सही हैं बच्चों को लेकर? तो ये सब लॉजिकली सोचते हैं कि पहले वेव में बूढ़ों लोगों को अफेक्ट किया, सेकंड वेव में एडल्ट्स और एडोलेसेंट पॉपुलेशन विच वाज गोइंग आउट, ज्यादातर घर से बाहर रहती थी और ज्यादातर उनको इन्फेक्शन नहीं हुआ था उनको लगा। और अभी जब उनको लगता है कि लोगों को लगता है कि सारा पॉपुलेशन ऑलमोस्ट एडल्ट कवर हो गया है, अभी सिर्फ बच्चे ही बाकी है, पर ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने सेकंड वेव में भी देखा है कि जो भी केसेस आए थे, इंडेक्स केसेस आए थे, बच्चों को भी पॉजिटिव आया था, पूरा फैमिली पॉजिटिव था। तो जहां तक मुझे लगता है कि सेकंड वेव के बाद जो थर्ड वेव यदि आएगा और यदि वो डेडली होने के चांसेस है या नहीं वो तो अभी हम बता नहीं सकते क्योंकि वो जिस तरह से सेकंड वेव में इंडियन पॉपुलेशन अफेक्ट हुई है, थर्ड वेव में इतना डेडली होना संभावना कम लग रही है। पर इट वॉन्ट बी लाइक इट इज टू अर्ली टू फॉर एनीबडी टू प्रेडिक्ट, तो आई वॉन्ट से अबाउट दैट। पर थर्ड वेव सिर्फ बच्चों को इफेक्ट करेगा ऐसा सोचना जरूरी नहीं है। और कौन सा ऑर्गन, तो ये लंग्स में इसलिए ज्यादा डेडली होता है क्योंकि इनहेलेशन या फिर एरोजोल स्प्रेड से होता है, तो वही ज्यादा वायरल इन्फेक्शन को ज्यादा सीवियर इन्फेक्शन लंग में ही होने के चांसेस है। तो मुझे तो नहीं लगता है कि कोई और ऑर्गन में ज्यादा सीरियस इन्फेक्शन होगा। थर्ड वेव में भी चांसेस है कि लंग्स में ही होगा। ठीक, डॉक्टर यशपाल बुंदेला भी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं मैक्स अस्पताल दिल्ली से। डॉक्टर यशपाल, अभी जो सवाल मैंने डॉक्टर अस्मिता के सामने रखा था आपके सामने भी मैं वैसा ही सवाल रख रहा हूं क्योंकि इससे जुड़े हुए तमाम सवाल दर्शकों के हमारे पास आते रहते हैं। फर्स्ट वेव थी, थ्रोट पर बहुत जबरदस्त असर हुआ, सेकेंड वेव में ये सारा असर लंग्स पर बहुत ज्यादा हुआ। क्या आने वाली जो थर्ड वेव है जिसमें बताया जा रहा है कि अभी वेरिएंट ऑफ कंसर्न जो डेल्टा है वो और म्यूटेट
अगर हो गया और उसने अपने को और डेडली क्रिएट किया तो बहुत ज़्यादा शरीर पर नुकसान कर सकता है। क्या थर्ड वेव में शरीर के किसी और हिस्से को ये वायरस अपनी जकड़ में ले सकता है? आपकी स्टडी क्या कहती है इस पर, रिसर्च? और क्या न्यूरो प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं? क्योंकि हमने कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स देखी है सेकंड वेव में जो थी नहीं। देखिए, जो हम लोगों ने देखा है यहाँ पे अपने हॉस्पिटल में कि प्राइमरीली जो कोरोना वायरस इफेक्ट कर रहा है वो तो लंग्स को ही कर रहा है, फेफड़ों को ही कर रहा है। लेकिन यस, सेकेंड वेव में जो कोरोना वायरस हुआ है वो पहली वेव से ज़्यादा खतरनाक था और इसने शरीर के दूसरे हिस्सों को भी अफेक्ट किया है। जहाँ तक हम ब्रेन की बात करें तो ब्रेन में जो हम जिसको स्ट्रोक बोलते हैं, जो पक्षाघात बोलते हैं, इसके केसेस हम लोगों ने देखे हैं। कुछ लोगों के ब्रेन में हेमरेज भी हुए हैं जो हम लोगों ने देखे हैं। कुछ लोगों के ब्रेन में जो खून के थक्के जम जाने की वजह से प्रॉब्लम हुई है। तो ब्रेन की समस्याएं हमने सेकेंड वेव में देखी हैं। अब जहां तक बात थर्ड वेव की है, ये कैसे बिहेव करेगा इसको प्रेडिक्ट तो नहीं किया जा सकता अभी, लेकिन प्राइमरीली जो इसका अफेक्ट रहेगा वो फेफड़ों पे ही रहेगा, जो अभी तक की जो हिस्ट्री के हिसाब से। मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि आप न्यूरोलॉजिस्ट हैं और कुछ लोग इस तरीके से कहते हैं कि जो न्यूरोसर्जन होता है वो एक तरीके से पूरे शरीर की जो पावर सप्लाई है, पूरा तंत्र है उसको डील करता है। तो क्या ये वायरस हमारे नर्वस सिस्टम, न्यूरो से जुड़े हुए तमाम अंगों को क्या इफेक्ट कर रहा है? क्या आपने रिसर्च में देखा और थर्ड वेव को लेकर क्या सावधान रहना चाहिए? जी, देखिए, नर्वस सिस्टम को इसने डेफिनेटली इफेक्ट किया है, लेकिन ये बहुत कॉमन नहीं है। ज़्यादातर जो पेशेंट्स जिनको प्रॉब्लम हुई है सेकेंड वेव में भी, वो ज़्यादातर फेफड़ों की ही प्रॉब्लम ज़्यादा हुई है। लेकिन यस, पहली वेव की अपेक्षा सेकेंड वेव में कुछ केसेस नर्वस सिस्टम इन्वॉल्वमेंट के देखे गए हैं। जहाँ तक सावधान रहने की बात है, मेरा ख्याल है इसमें इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। नंबर 1 वैक्सीनेशन एंड नंबर 2 सावधान रहना। अगर हमें क्योंकि हम थर्ड वेव में कैसा वायरस बिहेव करेगा, कौन सा म्यूटेंट होगा, कितनी सीवियरिटी होगी, ये इस चीज को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। कितनी सीवियरिटी होगी इस चीज़ को हम यहाँ पर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं और कितना ज़्यादा असर डालेगा ये वायरस, लेकिन उसके लिए तैयार रहना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर अस्मिता, चलते चलते मेरे पास थोड़ा सा समय कम है, मैं एक छोटा सा रिएक्शन आपसे लेना चाहूँगा। क्या लोग जो लगातार वैक्सीन लगवा रहे थे और जिन लोगों को एक टाइम इंटरवल अलग अलग वैक्सीन में बढ़ा कर दे दिया गया था, क्या आप मेडिकल फ्रेटर्निटी सोचती है कि उसको कम किया जाना भी ज़रूरी है? क्योंकि ब्रिटेन में भी इसी तरह की कुछ कोशिश की गई है अभी। जब सेकेंड वेव आया और जिन्होंने भी फर्स्ट डोज लिया था और सेकेंड डोज नहीं लिया था, उनके एडमिशन चांसेस बहुत बढ़ गए थे। तो ऐसा लगता है कि यदि हम ड्यूरेशन ऑफ 84 डेज की जगह कुछ कम कर दें तो सेकेंड वेव में वो ज्यादा अच्छा हो सकता था। अभी थर्ड वेव के लिए तो हमारे पास हमें कितना टाइम है वो मालूम नहीं है, पर यदि जो भी वैक्सीन के रिलेटेड जर्नल्स में से डेटा आ रहे हैं, उससे आइडियल टाइम 28 डेज वाज नॉट द आइडियल टाइम। मिनिमम 2 महीने का टाइम तो चाहिए था। तो 60 डेज या 65 डेज पर जिस तरह से हमारी गवर्नमेंट सोच रही है या कर रही है, मुझे तो आई थिंक इट इज अ वेरी कमेंडेबल जॉब दे आर डूइंग एंड दे आर द राइट पर्सन टू डिसाइड। पर आप जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो कि वो सोचने की बात है कि यदि हमें ड्यूरेशन कम कर लेंगे तो ज्यादा जल्दी प्रोटेक्शन मिल जाएगा। ड्यूरेशन कम कर लेंगे तो ज़्यादा जल्दी प्रोटेक्शन मिल जाएगा। और डॉक्टर अस्मिता के मुताबिक ये 8 हफ्ते का हो तो कहीं ज़्यादा सही रहेगा। डॉक्टर यशपाल बुंदेला, डॉक्टर अस्मिता मेहता, हमारे साथ जुड़ने और तमाम जानकारियां देने का आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप आए और हमारे दर्शकों के दिमाग में जो भी तमाम भ्रांतियां हैं उन्हें अपने जवाबों से दूर करने की आपने कोशिश की। इंदौर और शिमला की बात कर लेते हैं, जहां पर 18+ वालों के लिए फ्री वैक्सीनेशन चालू है। पूरी रिपोर्ट देखते हैं। योग दिवस और आज महा वैक्सीनेशन अभियान के तहत इंदौर के खजराना गणेश मंदिर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। ये खजराना गणेश मंदिर का वैक्सीनेशन सेंटर है। यहाँ की तैयारियों की तरफ अगर हम जायजा देते हैं तो पूरे एंट्रेंस पर आप देख सकते हैं कि सजावट की गई है, बहुत खूबसूरत सजावट की गई है। और सजावट के बाद में यहाँ देख सकते हैं कि जहाँ लोग श्रद्धालु भगवान के दर्शन करने पहुंच रहे हैं तो वहीं लोग वैक्सीनेट कराने भी पहुंच रहे हैं। खजराना गणेश मंदिर के मुख्य पुजारी अशोक भट्ट साहब मेरे साथ में मौजूद है। भट्ट साहब, किस तरह की तैयारियां रही और क्या लग रहा है लोगों का उत्साह? भगवान के दर्शन करने तो आ रहे हैं लेकिन खुद को सुरक्षित करने के लिए वैक्सीनेट भी करा रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री गणेश मंदिर खजराना पर आज 21 जून को महा वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है।
इसमें यहाँ पर हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु भगवान गणेश जी के दर्शन लाभ भी ले रहे हैं और वैक्सीन भी लगवा रहे हैं। भगवान गणेश के मंदिर में है, यहाँ लोग वैक्सीनेट कराने आए। आज मैं चाहूंगा कि आप हमारी तरफ से लोगों से सवाल पूछे कि यहाँ किस तरह की सुविधाएं मिल रही है। पंडित जी, मैं आपको हाथ में देता हूँ माइक, लीजिए। यहाँ जो लोग हैं उनसे सवाल पूछ सकते हैं आप। जी जी, आपको यहाँ पर कैसा लग रहा है जो यहाँ वैक्सीन करवाने आए हैं? अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ की व्यवस्था से आप संतुष्ट हैं क्या? हाँ जी बिल्कुल। यह खजराना गणेश मंदिर का वैक्सीनेशन सेंटर है। यह टीकाकरण कक्ष है। एक यहाँ पर 2 कंप्यूटर पे और लगभग 4 बच्चे मोबाइल पर रजिस्ट्रेशन भी कर रहे हैं और 2 टीकाकरण कक्ष बनाए गए हैं। घर से बाहर निकले, वैक्सीनेट कराए, ताकि कोरोना की इस लड़ाई में जल्द से जल्द हम विजय प्राप्त कर सके। देश भर में है जहां कोविड वैक्सीन को लेकर त्राहिमाम मचा हुआ है, तो प्रदेश में सरकार ने आज से एक महाअभियान वैक्सीनेशन को लेकर शुरू किया है। इस वैक्सीनेशन अभियान का मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने यहाँ शिमला के मॉल रोड पे उद्घाटन किया है और माना यह जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में अभी तक 42% लोग ऐसे हैं जिनको वैक्सीनेशन लग चुकी है और आज से 1 लाख जो लोग हैं उनको वैक्सीनेशन देने का अभियान चलाया जा रहा है और ये अभियान पूरे 1 सप्ताह तक है हिमाचल प्रदेश में चलेगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि अब जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर पंजीकरण की जो बाध्यता पहले थी, स्लॉट बुक करना पड़ेगा, उसके बाद ये आपका नंबर आएगा, वो बाध्यता खत्म कर दी गई है। शहरों में ये बाध्यता जरूर रहेगी, लेकिन सरकार ने कहा है कि अभियान पूरे सप्ताह जारी रहेगा क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो वैक्सीनेशन के डोजेज है वो माकूल है। लगभग 8 लाख के करीब डोजेज हिमाचल प्रदेश सरकार के पास है, जिसमें से सरकार से जो भारत सरकार की जो फ्री वैक्सीनेशन डोजेज थी वो भी मिलनी शुरू हो गई। वैक्सीनेशन ही एकमात्र उपाय है। अगर आपको वैक्सीन नहीं लगी है तो इसका फायदा उठाएं, जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाएं और खुद को कोरोना के खिलाफ एक कवच दे। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक पर जाते आते इस वक्त की हेडलाइंस।